नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछला एक वीक चाइना और इंडिया के बीच में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गया ओवर दलाई लामा। ऑलरेडी इंडिया चाइना के रिलेशंस में आपको पता है फ्रेंड्स, काफी ज्यादा टेंशन रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला। 2020 के गलवान इंसिडेंट के बाद रिलेशन अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए, लेकिन 2024 से वापस से रिलेशन सुधर ही रहा था कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज करके भारत को अफेक्ट करने का प्रयास किया, उसके बाद वापस से रिलेशन जो है वो खराब होना शुरू हो चुका है। और उसके बाद चाइना रेयर अर्थ मेटल के सप्लाई को ब्लॉक करके इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रॉब्लम में डालने का प्रयास किया। उसकी वजह से भी भारत और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो वापस से डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गए हैं। और अब फ्रेंड्स उसी में एक और जियोपॉलिटिकल टेंशन यहां पर बनते नजर आ रहा है ओवर द कंटेंशियस, कॉन्ट्रोवर्शियल एंड अ वेरी वेरी इमोशनल इशू ऑफ दलाई लामा। आपको पता है फ्रेंड्स, दलाई लामा इस समय 89 ईयर्स के हो चुके हैं। ये 14 दलाई लामा है और अब 15 दलाई लामा को चुनने की बात हो रही है। इनफैक्ट 2 दिन के बाद दलाई लामा जी का बर्थडे भी है। तो इन सभी चीजों में भारत के इंटरफेरेंस को रोकने के लिए कि भारत किसी भी तरीके से अपने इंगेजमेंट को दलाई लामा के साथ ना करे, उन सभी चीजों के लिए चाइना ने क्लियरली भारत को एक धमकी दिया है कि आप संभल के चले। ये सेम धमकी फ्रेंड्स आपको पता है चाइना ने कुछ महीने पहले यूएस को दिया था ताइवान को लेके। डोंट प्ले विथ फायर, आग के साथ मत खेलो, जल जाओ। सेम चीज यहां पर चाइना जो है वो भारत को डिप्लोमेसी के लैंग्वेज में धमकी ही दे रहा है दैट संभल के चले, वरना वो वरना क्या है उसके बारे में तो आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार चाइना किस तरीके से इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है। अब सवाल आता है कि क्या भारत को डर जाना चाहिए या भारत को उसी के जवाब में चाइना को सामना करना चाहिए। बिकॉज जब चाइना कहता है कि आप मेरे इंटरनल मैटर में अफेयर नहीं करें, तो फिर आप क्यों करते हो? फिर आप क्यों हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपने पॉलिटिकल टेरिटरी में दिखला देते हो? फिर आप क्यों पाकिस्तान को इस तरीके से प्रॉक्सी की तरह इंडिया के अगेंस्ट यूज करते हो? क्या कहा हमारे डिप्टी आर्मी चीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो सवाल आता है कि इंडिया का अप्रोच क्या होना चाहिए और इंडिया का इस पर्टिकुलर धमकी के बाद रिस्पॉन्स क्या है? क्या वो एप्रोप्रिएट था या क्या हम भारत सरकार से और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो इन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। बट ये देखिए फ्रेंड्स, 14 दलाई लामा जो तिब्बतन बुद्धिज्म के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर है और इनका अस्तित्व केवल बुद्धिज्म सर्कल में नहीं है बल्कि वर्ल्ड के एक वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फिगर के नाम पर ये जाने जाते हैं, द 14 दलाई लामा। अकॉर्डिंग टू तिब्बतन ट्रेडिशन, अगर मैं तिब्बतन ट्रेडिशन वैल्यूज के बारे में बात करूं तो कोई भी सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क जो बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिस्ट मॉन्क है, जिसने बहुत ज्यादा ध्यान और इन चीजों में एनलाइटनमेंट की प्राप्ति की है, वो हमेशा पुण्य जन्म करता है। हिंदू धर्म में भी आपको पता है कर्मा के बेसिस पे ये चीजें करती हैं। बुद्धिज्म में ये कहा गया है कि जो सबसे सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क होता है, जिसको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो चुकी है, वो अपने मृत्यु के बाद वापस से पुनः जन्म लेता है। री इनकारनेशन इसको हम कहते हैं। ये जो 14 दलाई लामा है, इनको खुद जब ये 2 साल के एक बच्चे थे तब इनको 13th दलाई लामा का री इनकारनेशन घोषित किया गया। क्यों? बिकॉज जब ये 2 साल के थे उस समय ये 13 दलाई लामा के जो समान है उसको ये आइडेंटिफाई कर पाए थे कि ये समान 13 दलाई लामा का है, जिसकी वजह से उस समय की तिब्बतन गवर्नमेंट ने इनको 13 दलाई लामा का रीइंकारनेशन माना और उसके बाद इनको तिब्बतन बुद्धिज्म का स्पिरिचुअल लीडर बना दिया गया। 1950 में तिब्बत के ये स्पिरिचुअल लीडर थे। उस समय तिब्बत चाइना से आजाद, लेकिन 1950 के बाद से चाइना तिब्बत के ऊपर कॉन्स्टेंटली इलीगल इन्वेजन स्टार्ट किया और 1959 में पूरे तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। और चाइना आपको पता है एक नास्तिक देश है, धर्म की आजादी नहीं है, तो ऑब्वियसली तिब्बत और दलाई लामा इनकी कोई अस्तित्व नहीं बचती। इसलिए दलाई लामा और मजबूरन उनके सारे लामास जो बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं उनको भागना पड़ा। भाग के आए भारत की धरती धर्मशाला, वहां पे उनको पनाह दिया गया और वहां पे उनको अपने धर्म की पूर्ति करने की आजादी मिली। ऑब्वियसली चाइना को खराब लगा और 1962 का इंडो चाइना वॉर में माओ जेडोंग की ये सबसे बड़ी गुस्से की बात थी कि कैसे आपने दलाई लामा को एक्सेप्ट कर लिया। और उसी की वजह से नेहरू को मैसेज देने के लिए, सबक सिखाने के लिए अक्साई चिन को
चाइना ने छीन लिया। अगर मैं बात करूं अब 15 दलाई लामा की, बिकॉज 14 दलाई लामा ऑलरेडी 89 ईयर्स के हो चुके हैं, और अब सवाल आ रहा था कि क्या अगले दलाई लामा चुने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसके बारे में काफी सालों से अटकलें चल रही थी कि क्या ये दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन इस साल दलाई लामा, जो 14 दलाई लामा, उन्होंने कहा कि ये जो सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का, ये रहेगा। दलाई लामा फ्रेंड्स, आपको पता है लामा मींस टीचर होता है, तो ये बुद्धिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट टीचर हैं। ये कोई नाम नहीं है। जो 14 दलाई लामा है उनका नाम कुछ और है। अब सवाल आया कि क्या 15 दलाई लामा चुने जाएंगे, तो 14 दलाई लामा ने कहा यस, ये दलाई लामा की जो इंस्टीट्यूशन है, जो सदियों से चली आ रही है, ये रहेगा। और जो अगला दलाई लामा चुना जाएगा, इसको चुनने का जिम्मा केवल गेदेंग फोदरैंग ट्रस्ट के ऊपर होगा। इस ट्रस्ट में करेंटली दलाई लामा है और तमाम तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं और दुनिया भर के बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं जो इस ट्रस्ट के मेंबर। और 14 दलाई लामा ने कहा कि केवल इस ट्रस्ट के पास ही पावर है कि वो 15 दलाई लामा कौन होगा, कौन फ्यूचर रीइंकारनेशन होगा मेरा 14 दलाई लामा का, उसको चुनने का पावर केवल इसी ट्रस्ट को है। नो वन एल्स कैन इंटरफेयर इन हिज सक्सेशन प्लान। तो क्लियरली ये मैसेज चाइना के लिए था कि चाइना का यहां पर कोई भी जो पावर है वो यहां पर नहीं है। दलाई लामा ने सीधा कह दिया कि जो अगला सक्सेसर होगा वो चाइना के धरती के बाहर पैदा हुआ होगा, बिकॉज उस व्यक्ति को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री रखना है। बिकॉज चाइना हमेशा से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना चाहता है पूरे बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन के ऊपर। चाइना ने इसी कॉन्टेक्स्ट में क्लियरली ऑब्जेक्शन किया दलाई लामा को और कहा कि दलाई लामा ये गलत कह रहे हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कोई अथॉरिटी नहीं है। इनफैक्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का क्लियर कट अथॉरिटी है यहां पे, उसके अप्रूवल के बिना आप 15 दलाई लामा को नहीं चुन सकते हो। और जो अगला आपका इनकारनेशन है उसका जरूरी होना है कि वो चाइना के धरती के अंदर ही पैदा हुआ। और इनफैक्ट चाइना ने धमकी दिया कि कोई भी कंट्री दलाई लामा को स्पॉन्सर नहीं करे, बिकॉज दलाई लामा जो है वो एक डेंजरस सेपरेटिस्ट है। वो हमेशा से चाइना के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट अनरेस्ट और प्रोटेस्ट फैलाना चाहता है। ये पूरा गुस्सा सीसीपी का 14 दलाई लामा है, बिकॉज यही 14 दलाई लामा जो है वो तिब्बत से भाग के भारत आए थे और तब से तिब्बत की इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत अचानक इस पूरे कॉन्ट्रेस्ट में, कॉन्फ्लिक्ट में कूद गया। भारत के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू, जो खुद दलाई लामा के एक बहुत बड़े फॉलोअर हैं, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिसको अधिकार है दलाई लामा अगला चुनने का, वो केवल 14 दलाई लामा के पास है। कोई भी और कंट्री, कोई भी और लीडर, किसी का अथॉरिटी नहीं है। अगर किसी के पास अथॉरिटी है अगला दलाई लामा चुनने का, तो वो अथॉरिटी केवल इस दलाई लामा के पास है। तो मतलब एक तरीके से डायरेक्टली भारत सरकार के मिनिस्टर ने चाइना को हिट बैक किया कि चाइना का यहां पे कोई भी लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। दिस इज ओनली द मैटर विच लाइज विद द बुद्धिस्ट मॉन्क दलाई लामा। और इनफैक्ट दलाई लामा जी का आपको मैंने बताया बर्थडे है, और उस बर्थडे में अब ये भी फैसला हो गया है कि भारत की तरफ से 2 मिनिस्टर जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जनता दल यूनियन के लीडर ललन सिंह और किरण रिजिजू हिमसेल्फ। तो ये दोनों अगले 2 दिन में जो बर्थडे है उसमें अटेंड करेंगे, जिसकी वजह से चाइना जो है वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करेगा। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर टेंशन में और दलाई लामा के ऊपर रिस्क आज चाइना के ऊपर, चाइना के द्वारा आ रहा है, बिकॉज चाइना सीक्रेट एजेंट्स यूज करता है, जिसकी वजह से दलाई लामा को इमीडिएटली Z+ का सिक्योरिटी दे दिया गया है जब ये बर्थडे और री इनकारनेशन की बात चल रही है। इसी बीच में चाइना ने क्लियरली अब भारत को धमकी दिया है कि भारत को संभल कर चलना चाहिए तिब्बत रिलेटेड इशू से, वरना जो बायलैटरल रिलेशन सुधर रहा है ये बिगड़ जाएगा। मतलब डिप्लोमेसी में फ्रेंड्स इसको अच्छे से कहा गया है, बट क्लियर कट चाइना कहना चाह रहा है कि आप वापस से करोगे तो भूलो मत, 1959 में आपने दलाई लामा को एक्सेप्ट किया था, 1962 में आपने एक्साइचिन छीना हमने आपसे आकर, फिर से अगर आप ऐसे करोगे तो फिर से जियोपॉलिटिकल, फिर से अगला गलवान हम कर सकते हैं, इसलिए संभल के चलो। इंडिया शुड बी क्लियर कि ये जो 14 दलाई लामा है इनका हमेशा से एंटी चाइना
चाइना नेचर रहा, इसलिए आप किसी भी इस 14 दलाई लामा की बातों को स्पॉन्सर ना करें, और तिब्बत के ऊपर जो हमारा सहमति है उस कमिटमेंट को आप जरूर पूरा करें। इंडिया शुड एक्सरसाइज कॉशन इन इट्स वर्ड एंड एक्शन, स्टॉप इंटरफेयरिंग चाइनाज इंटरनल अफेयर। देखिए कह भी कौन रहा है चाइना, जो भारत के हर इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है, और अब वो खुद कह रहा है कि चाइना के इंटरनल अफेयर में आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इसके नतीजा ये होगा कि आप इस रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, जो भी रिलेशनशिप में सुधार हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार के एमईए के ऑफिशियल स्पोक पर्सन श्री रणधीर जायसवाल जी का स्टेटमेंट आया, थोड़ा बहुत ज्यादा बैकफुट पे खेला गया। कहा गया कि भारत सरकार का कोई भी पोजीशन नहीं है, किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, भारत सरकार का इसमें कोई पोजीशन ही नहीं है। वाह, इससे अच्छा तो और रिस्पॉन्स आ ही सकता था कि भारत सरकार का कोई पोजीशन नहीं है। भारत सरकार का पोजीशन क्यों नहीं है? क्या भारत सरकार का पोजीशन केवल पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर होता है? क्यों चाइना के अगेंस्ट हम इतने बैकफुट पे आ जाते हैं कि भारत सरकार का कोई पोजीशन नहीं है? आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है भारत में, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो उनका भी है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर क्यों गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अगला रिलीजियस सक्सेसर कौन होगा? ये पावर तो खुद रिलीजियस लीडर्स का होना चाहिए था, राइट? तो इसीलिए भारत सरकार का जो रिस्पॉन्स आया है वो उतना ज्यादा सॉलिड नहीं आया। अब क्या इसके रीजंस रहे? क्या भारत सरकार जो है अभी रेयर अर्थ की वजह से चाइना को और प्रोवोक नहीं करना चाह रहा है? क्या भारत अभी ऑलरेडी पाकिस्तान के डिलेमा को झेल रहा है इसलिए अगेंस्ट चाइना को फर्दर प्रोवोक नहीं करना चाह रहा है? या भारत सरकार आने वाले सही समय का वेट कर रहा है कि अच्छे से चाइना को जवाब देंगे राइट टाइम पे? अब सबकी निगाहें प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, बिकॉज हर साल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दलाई लामा के बर्थडे में एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। इस बार अगेन 2 दिन बाद बर्थडे है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी दलाई लामा के बर्थडे में मैसेजेस लिखेंगे? क्या कोई बहुत ही नया चीज लिखेंगे? क्या वो दलाई लामा को बहुत ही तहे दिल से मुबारक देंगे? तो अब इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा नजारे हैं, व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू स्पीक। सो आने वाला अगला वीक जब तक ये रीइंकार्नेशन और बर्थडे सेरेमनी नहीं होता है तब तक माहौल काफी ज्यादा टेंस होने वाला है, एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आपके क्या व्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस है? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।